अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 9 ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के एक एग्जांपल करवाऊंगी, जिसके थ्रू हमें इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, साथ साथ उसके सारे केसेस भी डिस्कस हो जाएंगे। ये आज की जो मेरे पास प्रॉब्लम है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उसके सारे जनरल केसेस हैं वो भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो प्रॉब्लम गिवन है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। द सौथी लंबर कंपनी शिप्स पाइन फ्लावरिंग टू 3 बिल्डिंग सप्लाई हाउसेज फ्रॉम इट्स मिल्स in Pineville, Oak Ridge, and Mapletown. Determine the best transportation schedule for the data given in the table. Use the northwest corner rule and the stepping stone method. अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो किसी भी चीज़ की कॉस्ट फाइंड करने का रूल है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। और सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा के। देन स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड जो होता है वो किसी भी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, कि अगर हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं उसकी जितनी भी कॉस्ट है अगर हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो उसको मिनिमाइज़ करने का जो हमारे पास बेस्ट मेथड है वो स्टेपिंग स्टोन मेथड है। अब मैं यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी बताऊंगी और स्टेपिंग स्टोन मेथड भी बताऊंगी। सबसे पहले हमें जो इस प्रॉब्लम के लिए टेबल गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सप्लाई हाउसेज हैं और 3 हमारे पास उसकी जो है वो मिल्स हैं, जो पाइनवेल, ऑक रिज, मैपल टाउन। और इसके लिए हमारे पास 3 सप्लाई हाउसेज हैं। और इसकी कैपेसिटी भी 3 है, डिमांड्स भी 3 है। तो अब हमारे पास जो है उसकी कैपेसिटी पहले हमारे पास पाइनवेल के लिए 25 है, ऑक रिज के लिए 40 है, मैपल टाउन के लिए 30 है। और हमारे पास जो टोटल सप्लाई और डिमांड है वो बिल्कुल सेम है, जो कि 95 है। अगर हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों सेम होते हैं तो ये हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हमारे पास सप्लाई और प्रॉब्लम दोनों बराबर नहीं होते तो वो हमारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम होता है, और अनबैलेंस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करना पड़ता है? अगर हमारे पास डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो हम डिमांड वाली साइड पे, डिमांड पे एक उसका जो कॉलम होता है, डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। जो डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसमें हम उसकी डिमांड उतनी रखते हैं जितनी हमारे पास कैपेसिटी से कम होती है, मतलब उसको उसके इक्वल कर लेते हैं। और बाकी हमारे पास जो, जैसे यहाँ पे $3 $2 लिखा हुआ है ना हाउसेस में, सप्लाई 1 हाउस में, सप्लाई 2 हाउस में, तो वहाँ पे जो है हम डमी जो हमारे पास कॉलम होगा वहाँ पे 0 0 लगा लेंगे, क्योंकि हम जो भी उसमें टर्म रखेंगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो कैपेसिटी कम हो जाए, डिमांड ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे हम एक डमी रो इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसकी हम उतनी कैपेसिटी रखेंगे जितनी हमारे पास कम है। उसको बैलेंस करना है, बिल्कुल इक्वल करना है। तो उसमें भी हमारे पास जो है उसके यूनिट्स जो होंगे वो हम 0 0 अप्लाई कर देंगे। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम का जो है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का जो फर्स्ट बॉक्स है उसको देखते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूँ तो मेरे पास जो डिमांड है वो मेरे पास 30 है, और उसके रिस्पेक्ट मेरे पास जो कैपेसिटी है वो 25 है। मुझे यहाँ पे 30 चाहिए, लेकिन जो डिमांड है वो 30 की है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 25 है, तो मैं उनको 30 नहीं दे सकती, 25 दे सकती हूँ। मैं 25 दे लूँगी। यहाँ पे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, फिर वो सोल्यूशन के पास भी लेके चलती हूँ ताकि फिर अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो पहले बॉक्स में हम सिर्फ 25 दे सकते हैं। अब उससे नीचे 4 वाले में आ जाओ, ऑक रिज वाले में। अब यहाँ पे मुझे इस पूरे कॉलम में 30 चाहिए, 25 दे चुकी हूँ, 5 रहते हैं, तो ये 4 वाले में 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे 2 वाले में चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए 30, इस कॉलम में मुझे 30 चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी कितनी है? 40 में से 5 मैं पहले दे चुकी, मतलब मेरे पास 35 है। तो 35 में से यहाँ मैं 30 इजीली दे सकती हूँ, तो ये 2 वाले में 30 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कितने दूंगी? मेरे पास 40 थे, जिसमें से मैंने पहले 5 दिए, फिर 30 दिया, मेरे पास 5 पड़े हुए, तो यहाँ मैं 5 दूंगी। उससे नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ टोटल डिमांड जो थी वो 35 की थी, जो कि 5 मैं पहले दे चुकी हूँ। यहाँ मैं 30 दे दूँगी, जो कि मेरे पास कैपेसिटी भी 30 है। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी कैपेसिटी थी, जितनी डिमांड थी, वो सारी फुलफ़िल हो गई है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखें,
ए वाले में मुझे चाहिए था 30 चाहिए था, मेरे पास 25 तो मैंने 25 दिए। उसके नीचे मुझे अभी 30 पूरा करने के लिए 5 कम थे, तो मैंने अगली कैपेसिटी में से 5 उसको दिए। और नेक्स्ट वाली मेरे पास कॉलम में मुझे 30 चाहिए थे, मैंने 40 में से 5 पहले दे चुकी थी, 30 यहाँ पे दिए और जो 5 बचे वो मैंने नेक्स्ट कॉलम में दे दिए। और वहाँ पे मुझे 30 और चाहिए थे और नेक्स्ट कैपेसिटी भी मेरे पास 30 थी, तो वो मैंने वहाँ पे दे दी। ये मेरे पास जो है वो कैपेसिटी और डिमांड सारी आपस में क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे कोस्ट हम ऐसे निकालते हैं कि जितने हमारे पास इसकी ये जो हमने यूनिट्स प्रोवाइड किए होते हैं हर सेल को, उसको और जितनी जितनी उसके यूनिट्स होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉक्स में देखूं तो उसमें 3 यूनिट्स है, 4 के जो मैं उससे नीचे वाला बॉक्स देखूँ उसमें 4 यूनिट्स है, उससे नेक्स्ट वाला देखूँ तो उसमें 2 यूनिट्स है। जितने जितने यूनिट्स है उसको मैं सप्लाई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लूँगी, तो वो मेरे पास कॉस्ट होगी। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, प्लस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, प्लस करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, प्लस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, प्लस करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और फिर इन सब को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो मेरे पास $260 कॉस्ट बनेगी। अब ये जो मेरे पास रूल था जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी कॉस्ट फाइंड की है, ये था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब ये तो मेरे पास किसी भी मिल की या किसी भी फिल्म की मेरे पास कॉस्ट आ गई या उसकी डिमांड और कैपेसिटी को देखते हुए, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने इसको मिनिमाइज़ भी करना है, हमने उस हद तक इसको कम करना है जिस हद तक हम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड को चेक करने का जो रूल है, हम इस प्रॉब्लम पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमने देखना है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्यूपाइड सेल्स 5 हैं, एक 25 वाला, 5 वाला, 30 वाला, 5 वाला और 30 वाला। यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स जो है वो मेरे पास 5 हैं। ऑक्यूपाइड सेल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम्स -1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, नंबर ऑफ़ रोज भी 3 हैं। 3 + 3 6, 6 - 1 5, 5 = 5। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम जो है वो स्टेपिंग स्टोन मेथड लगा सकते हैं। अब स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना कैसे है, हमने ये जो गिवन टेबल है जो मैंने अभी बनाया इसको फिर से ड्रा करना है हमने, और इसमें मैंने देखना है जितने भी मेरे पास एम्प्टी सेल्स हैं वहाँ पे हर एम्प्टी सेल का क्लोज्ड पाथ ड्रा होना चाहिए। अगर तो एम्प्टी सेल का क्लोज्ड पाथ ड्रा होता है तो देन हम उस पर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाएंगे, अगर ड्रा नहीं होता तो इट्स मीन हमारी कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी डी जो हमारे पास सेल है वहाँ पे मैं देखूँ तो उसका क्लोज्ड पाथ ड्रा होता है। क्लोज्ड पाथ इस तरह से हमने ड्रा करना है, एम्प्टी सेल से स्टार्ट करना है और उसका जो टर्न होगा वो ऑक्यूपाइड सेल से लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एम्प्टी सेल का जो टर्न है वो एम्प्टी सेल से ले लें। स्टार्ट एम्प्टी सेल से कर सकते हैं, टर्न कभी भी एम्प्टी सेल से नहीं ले सकते। और इसके अलावा अगर हम अभी टर्न नहीं लेना चाहते, 1-2 सेल दरमियान में आ रहे हैं, तो वो बेशक एम्प्टी आ जाए बेशक ऑक्यूपाइड आ जाए, उसका कोई इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं बी डी वाला देखती हूँ, यहाँ पे 3 वाले पे वहाँ पे मैं उसको बी से ए की तरफ लेके जाऊँगी, ए से फिर मैं उसको ई की तरफ, और ई से मैं फिर उसको बी की तरफ, और फिर वहाँ से मैं फिर उसको ऊपर बी की तरफ ले जाऊँगी। तो ये मेरे पास एक जो है वो क्लोज्ड पाथ बन गया। इसको मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ। मैं ये वाले पाथ की बात कर रही हूँ। यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं लेके आई उसको, फिर मैंने यहाँ से उसको स्टार्ट किया, यहाँ तक ले आई, और फिर मैंने यहाँ तक इसको, और फिर यहाँ तक इसको ख़त्म कर दिया। ये मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ ड्रा हुआ। और क्लोज्ड पाथ को ड्रा करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ पॉजिटिव साइन, अगली साइड पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये अगर मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ इस तरह से ड्रा हो रहा है कि ऑपोजिट साइंस के साथ वो सारे हैं और जिस साइन से वो शुरू हुआ उसी साइन पे ख़त्म हो रहा है, तो इट्स मीन हमारा क्लोज्ड पाथ बिल्कुल ठीक है। एक हमने ये क्लोज पाथ ड्रा किया, उसके अलावा हमने ये वाला क्लोज पाथ भी मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ से शुरू किया। अब एम्प्टी सेल से मैं टर्न नहीं ले सकती, तो मैं इसको यहाँ तक ले गई, यहाँ से फिर मैं इसको यहाँ तक लेके आई, और फिर यहाँ से मैं इसको यहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक ले आती तो मेरा ना नीचे आ सकता था, नीचे एम्प्टी था, और ना मेरा इधर आ सकता था। तो मुझे इसको क्रॉस करना पड़ा। जिस चीज़ को मैंने क्रॉस करना है, जिस एम्प्टी सेल को या जिस ऑक्यूपाइड सेल को मैंने क्रॉस करना, वहाँ मैंने साइन नहीं देना। जहाँ जहाँ से टर्न लेना है सिर्फ वहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, और फिर पॉजिटिव। एक मेरे पास ये सेल हो गया। अब मुझे चाहिए ये वाला
ये भी मेरे पास एम्प्टी सेल है, इसका भी क्लोज पाथ चाहिए, तो ये मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये भी मेरे पास क्लोज पाथ रहा हो रहा है। और इसके अलावा मुझे ये चाहिए, तो ये भी मैं यहाँ से शुरू करूँगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ये मेरे पास सारे एम्प्टी बॉक्सेस के क्लोज पाथ ड्रा हो रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अब लिख लूँगी कैसे, जो ये वाला मेरे पास क्लोज पाथ है इसको मैंने ICD से शो किया। जो मेरे पास ये वाला क्लोज है इसको मैं इसको मैंने BD से, इसको CD से और इसको AF से, इसको BF से, ये मैंने यहाँ पे शो किया। और जितने जितने इसके यूनिट्स है वो लिख लिए। जैसे ये वाला मेरे पास सेल है, ये मेरे पास 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 2 है, तो +3 -3 +4 -2। इस तरह अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये +2 -3 +4 -3, इस तरह से मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख ली। जो AF है वो +3 -4 +3 -3 और BF जो है +2 -2 +3 -3। अब इन सबको जो मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ICD जो है वो 0 के इक्वल है, IBD जो है वो 2 के इक्वल है, IAF जो है -1 के इक्वल है और IBF जो है वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे एक जो है वो स्पेशल केस जो है वो मेरे पास क्लियर हो गया कि अगर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, ये जो I से मैं शो कर रही हूँ, इसका मतलब होता है हम इम्प्रूवमेंट इंडेक्स निकालें। हर एम्प्टी सेल का इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, किसी भी एम्प्टी सेल को कितना इम्प्रूव किया जा सकता है। जो फर्स्ट मैंने इम्प्रूवमेंट इंडेक्स निकाला वो मेरे पास 0 आया। तो 0 का मतलब ये है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब 0 आंसर आता है तो इट्स मीन ऑप्टिमल, मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये फर्स्ट केस है कि अगर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 आ जाए, इट्स मीन कि वहाँ पे मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। देन सेकेंड वाला इम्प्रूवमेंट इंडेक्स पॉजिटिव है, थर्ड वाला नेगेटिव है, फोर्थ वाला फिर से 0 है, तो इट्स मीन के 2 पॉइंट्स पे मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर तो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तो इट्स मीन कि हम इसको जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हमारा इम्प्रूवमेंट इंडेक्स नेगेटिव आता जाएगा, इट्स मीन कि हम उसको जो है वो कॉस्ट को मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे और उसको मिनिमाइज़ करते जाएंगे। अब यहाँ पे जोन सा इम्प्रूवमेंट इंडेक्स नेगेटिव है, इस टेबल में से सिर्फ वो वाला पाथ लेके चलना है, बाकियों को हमने रिमूव कर देना है। सिर्फ वो वाला पाथ को ड्रा करना है जहाँ पे ये नेगेटिव है। तो ये मेरे पास IAF जो कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है, +3 -4 +2 -2। ये वाला पाथ अगर मैं लेके चलती हूँ यहाँ पे, अब हमने देखना है कि इसके जो मेरे पास कॉर्नर्स हैं +3 -4 +3 -3, यहाँ पे मैंने देखनी है जो नेगेटिव एंड्स वाले कॉर्नर है। नेगेटिव एंड्स वाले कॉर्नर कौन से, एक ये 5 और एक ये 30, ये नेगेटिव एंड्स है, और ये 5 और ये एम्प्टी बॉक्स ये पॉजिटिव एंड्स है। नेगेटिव एंड्स पे देखना है कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। नेगेटिव एंड्स पे एक 5 है और एक 30 है, तो स्मॉल कौन सी है, 5। जो स्मॉल क्वांटिटी होगी वो लेनी है, और नेगेटिव एंड्स पे उसको नेगेटिव मतलब माइनस कर देना है, पॉजिटिव एंड पे उसको पॉजिटिव कर देना है। अब जो नेगेटिव एंड्स है एक 5 और 30, 5 वाले में 5 माइनस करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, एम्प्टी बॉक्स हो जाएगा, और 30 वाले में से माइनस करूँगी तो 25 आ जाएगा, और जो खाली बॉक्स है वहाँ पे 5 आ जाएगा, और जहाँ पे 5 है वहाँ पे 10 आ जाएगा। ये वाला टेबल जो है वो एज इट इज़ ड्रा होगा, सिर्फ 5 वाले की जगह पे खाली, 30 वाले की जगह पे 25, 5 वाले की जगह 10 और खाली वाले की जगह 5 आ जाएगा। तो मेरे पास जो नेक्स्ट टेबल है वो ये बन जाएगा। AD पे 25 आ जाएगा, AF पे 5 आ जाएगा, और BE पे 30 आ जाएगा, EC पे 10 आ जाएगा, और FC पे 25 आ जाएगा। बाकी सारी जो डिमांड और कैपेसिटी है वो सेम एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जितने एम्प्टी सेल हैं उनका पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास एम्प्टी सेल है, एक BD है, एक CD है, एक AE है और एक BF है। इनके जो है मैं पास ड्रा कर लेती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने पहले किए थे। जो मेरे पास BD सेल है ये वाला, इसका जब मैं पास ड्रॉ करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, B से A की तरफ जाएंगे और फिर A से सीधा नीचे आना पड़ेगा 5 तक, 5 से फिर हम जाएंगे 25 तक, 25 से 10 तक, 10 से हम जाएंगे 30 तक, और फिर 30 से ऊपर हम अपने 3 तक। ये एक पाथ ड्रा हो गया। फिर अब हम ये वाला जब पाथ ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इसका, ये 25 तक आएगा, 25 से 5 तक आएगा, 5 से फिर 25 और 25 से फिर ऊपर सीधा, ये हमारे पास पाथ हो जाएगा। सेकेंडली हम इसका पाथ अगर ड्रा करना चाहें तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से हम सीधा 10 तक जाएंगे, 10 से 25 तक जाएंगे, 25 से 5 तक, और 5 से सीधा फिर यहाँ तक आ जाएंगे।
अब ये वाला पाथ ये तो सीधा सीधा सा ड्रा हो जाएगा, 2 से यहाँ 30, 30 से 10, 10 से 25, 25 से 10। ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे क्लोज पाथ ड्रा हो रहे हैं। तो देन हम अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। आई सी डी जो है वो +2 -3 +3 -3, आई बी डी जो है वो +3 -3 +3 -3 +3 -2 आ जाएगा। और इसी तरह आई ए ई जो है वो +4 -3 +2 -3, और इसी तरह बी एफ जो है +2 -2 +3 -3। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 है, तो इसका मतलब वो वाले 2 पॉइंट्स पे हमारे पास जो है वो मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जो नेगेटिव है अब उसको चेक करना है वो कौन सी जगह पे नेगेटिव है, उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई सी डी ये वाला पॉइंट बनता है, आई सी डी, इस पर हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमने कौन से लिए थे, यहाँ से 2 से स्टार्ट किया था, 25 पे आए थे, 25 से हम जो है वो 5 पे आए थे, 5 से 25 पे, और 25 से मतलब कि ये जो है आउटर स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव एंड्स है वो 25 है। ये तो दोनों बिल्कुल सेम आ गए। ये भी हमारे पास एक सेकंड केस आ जाता है, स्पेशल केस है इसका। अगर तो स्मॉल होता हम स्मॉल वाले को जो है वो इसमें से माइनस करते। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हम 25 को ही माइनस करना पड़ेगा। जब 25 को माइनस करना पड़ेगा तो एक टाइम पे मेरे पास 2 बॉक्स एम्प्टी हो जाएंगे। 25 को माइनस करेंगे, ए वाला भी एम्प्टी हो जाएगा और लास्ट वाला सी एफ जो है वो भी एम्प्टी हो जाएगा। तो जब एक ही टाइम पे 2 जो है वो खाली हो जाए तो इसका मतलब वो हमारे पास डीजनरेसी का केस है। जब हमारे पास डीजनरेसी आ जाती है तो देन हमारे पास जो है वो बाकी जो ऑक्युपाइड स्क्वायर्स होते हैं उनका क्लोज्ड पाथ ड्रॉ नहीं होता, तो फिर हमारी प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं होती। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सलूशन है वो ये है कि हम किसी भी एक सेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं खुद से ऑक्यूपाई इस तरह से करना है कि वहाँ पे हमने जो है वो एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करानी है, ऐसी क्वांटिटी जिसको इंट्रोड्यूस कराने से कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो वो एक ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास ज़ीरो को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देंगे। वो किसी भी यूनिट के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सारी क्वान्टिटी को ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस प्रॉब्लम को सलूशन वो ये है, 25 को 25 से माइनस करेंगे तो दोनों जो है वो बॉक्सेस एम्प्टी हो जाएंगे, और 5 में ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 2 वाला जो एम्प्टी है वहाँ पे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी खाली बॉक्स में हम ज़ीरो जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि मैं कैसे बॉक्स में ज़ीरो इंट्रोड्यूस कराऊं कि बाद में उनके सब सारे जो है वो क्लोज पाथ ड्रॉ हो सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कहीं भी लगा दें और क्लोज पाथ हमारा फिर भी ड्रॉ ना हो। ऐसी जगह पे लगाना है, लगाने से क्लोज पाथ ड्रॉ हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ए डी की जगह पे जो है वो ज़ीरो लगा दिया। अब ज़ीरो लगाने से सारे के सारे क्लोज पाथ ड्रॉ हो रहे हैं। अब उसी लाइन में जो मैं मिड वाला देखूँ बी डी वाला, तो वो मेरे पास क्लोज पाथ है। वो मैं बी से सी 25 से नीचे 10 से यहाँ लेफ़्ट पे 30 और फिर 30 से ऊपर, ये भी क्लोज पाथ बन रहा है। उसके अलावा अगर मैं इधर आ जाऊँ ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर पे, तो ये जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ऊपर मैं पहले जाऊंगी इसको 0 पे, 0 से 25 से 10 और फिर 10 से इधर डायरेक्ट, ये भी क्लोज पाथ हो गया ड्रॉ। उसके अलावा अगर मैं इस पाथ की बात करती हूँ तो ये भी ड्रॉ हो जाएगा। इसको मैं करती हूँ ऊपर पहले 30 से 10 से 25 से 0 और 0 से 30, फिर यहाँ पे डायरेक्ट सीधा इधर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा ड्रा। और इसकी बात करते हैं तो ये भी जो है वो हमारे पास ड्रा हो जाएगा। ये ऊपर 25 से 0, 0 से 30 और 30 से यहाँ सीधा, ये भी सारे क्लोज पाथ ड्रा हो गए। और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं और इनके जो आंसर्स है, पहला इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 2 है, दूसरा इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 है, तीसरा 1, चौथा भी 1। तो जो 0 है हमारे पास उसका मतलब ये है कि ए ई पॉइंट पे हमारे पास मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास इम्प्रूवमेंट इंडेक्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इट्स मीन कि हमारी जो कोर्स थी वो मिनिमाइज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट फर्दर हमें प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हमने वही काम करना है। जो हमारे पास ऑक्यूपाइड स्क्वायर है उसका जितने यूनिट्स है सबको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको एंड पे ऐड कर देना है। 0 × 3 + 25 × 2 + 30 × 2 + 10 × 3 + 30 × 3 करके हमारे पास जो आंसर है वो 230 आता है। जबकि पहला हमारे पास जो आंसर था वो 260 था, तो हमने कॉस्ट को 260 से 230 तक मिनिमाइज़ कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंप्लीट होगी। पहले हमने उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व किया और बाद में हमने उस पर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगा के उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया। होप्स हो के आपको सारे प्रोसीजर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई, तो इसको आगे शेयर भी करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।